हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारी मस्ती होंगी। तो बच्चों, आज हम उपसह संयोजक यौगिक का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम उपसह संयोजक यौगिकों में बंधन यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी पढ़ेंगे। बच्चों, हमने लास्ट 2 लेक्चर में उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता कंप्लीट कर ली है। एक लेक्चर में हमने संरचनात्मक समावयवता पढ़ी थी और एक लेक्चर में हमने त्रिविम समावयवता पढ़ी थी। अगर बच्चों वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। और साथ में बच्चों, इस पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हमें संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ना है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वीबीटी। संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, ध्यान से समझना बच्चों, जिसे हम वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यह क्वेश्चन बनता है कि यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो बच्चों, पोलिंग नाम का एक साइंटिस्ट था जिसके द्वारा वीबीटी दी गई। ठीक है, तो यह सिद्धांत पोलिंग द्वारा दिया गया, पोलिंग द्वारा दिया गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि पूरी थ्योरी तो जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना तब क्लियर होगी। तो बच्चों, इसका फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है। क्योंकि आप जानते हो कि लिगेंड क्या करेगा, लोन पेयर देगा। किसको देगा? केंद्रीय धातु परमाणु को। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त उपलब्ध कक्षक तो होने चाहिए ना। इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लिगेंड से लोन पेयर लेने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम आवश्यक रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है, उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना बच्चों, देखो लिगेंड देता है केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर। तो लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बिठाने के लिए एक कक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कक्षक खाली करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय धातु परमाणु की। जो कि लोन पेयर ले रहा है उसी की तो कक्षक खाली करवाने की जिम्मेदारी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास आवश्यक रिक्त कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। अगर 4 लिगेंड जुड़ते हैं ना तो उसके पास 4 रिक्त कक्षक होने चाहिए। अगर 6 लिगेंड जुड़ते हैं तो उसके पास 6 रिक्त कक्षक होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों समझ में। तो देखो पॉइंट ध्यान से सुन लेना, जब एग्जांपल करेंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों, ये जो रिक्त कक्षक है ना, इनकी ऊर्जा समान नहीं होती है, इसलिए ये आपस में मिलते हैं और जितने मिलते हैं ना उतने ही नए कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। तो बच्चों, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। यानी कि ये रिक्त कक्षक संकरण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पॉइंट, ये रिक्त कक्षक संकरित होते हैं। ध्यान से समझना, संकरित होते हैं। अब देखो संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं। तो देखो संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, केंद्रीय धातु परमाणु के N-1d, NS, NP व ND कक्षक भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनते रहना इन पॉइंटों को। अब बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देना
कि देखो n-1d का मतलब अंदर की कक्षा वाला डी कक्षक, और n का मतलब संयोजी कोष बाहरी कक्षा, तो बाहरी कक्षा वाला डी कक्षक। तो ये दोनों एक साथ कभी संकरण में भाग नहीं लेंगे, इनमें से एक ही लेगा। अगर n-1d भाग ले रहा है तो nd नहीं लेगा, और nd भाग ले रहा है तो n-1d नहीं लेगा। जैसे एग्जांपल करोगे समझ जाओगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, तो यदि n-1d कक्षक संकरण में भाग लेता है, संकरण में भाग लेता है, तो अंदर वाला कक्षक है ना, तो आंतरिक कक्षक संकुल या फिर निम्न चक्रण संकुल बनता है। ठीक है बच्चों, देखो ये आंतरिक कक्षक संकुल तो नाम से स्पष्ट है, क्योंकि अंदर वाला कक्षक भाग ले रहा है तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। अब देखो निम्न चक्रण का मतलब क्या है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो कैसे होंगे, ऐसे होंगे ना। इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ऐसे होंगे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे ही तो हम बढ़ते हैं। अब बच्चों एक का चक्रण ऐसे होता है और दूसरे का चक्रण ऐसे होता है, तो दोनों के चक्रण एक दूसरे के उल्टे हैं ना। एक का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की ओर, एक का चुंबकीय आघूर्ण नीचे की ओर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे ना। तो ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन युग्म में होते हैं तो वो एक दूसरे की स्पिन को, एक दूसरे के चक्रण को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए उन्हें हम निम्न चक्रण संकुल बोलते हैं। तो निम्न चक्रण संकुल से आप ये समझ गए कि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। समझ गए ना। चलो अब ये कैसे होते हैं एग्जांपल्स में देखेंगे। और देखो दूसरी बात, अगर एंटी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, तो बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल जिसे हम बोलते हैं बच्चों उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण का मतलब चक्रण कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो उच्च चक्रण संकुल बनता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब देखो जो संकरण होते हैं ना उनकी ज्यामिति फिक्स है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये कक्षक sp3 संकरण करते हैं ना तो ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्क फलकीय, यानी कि लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर चतुष्फलक के रूप में व्यवस्थित होंगे। यदि ये कक्षक dsp2 संकरण करते हैं तो ज्यामिति होगी वर्गीय समतलीय। क्या होगी बच्चों, वर्गीय समतलीय। यदि ये कक्षक D2sp3 या फिर sp3d2 संकरण करते हैं तो ज्यामिति कैसी होगी बच्चों, अष्टफलकीय। तो ये हमें करने हैं। एक और होता है देखो, यदि sp3d या फिर dsp3 संकरण होगा ना तो ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या होगी बच्चों, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम वीबीटी स्टार्ट करते हैं, तो एग्जांपल्स करेंगे ना तो ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और देखो वीबीटी के लिए एक आवश्यक बात, आपको डी ब्लॉक की जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है ना, यानी कि 3D श्रेणी, उसके सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अदरवाइज आप वीबीटी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखा देता हूं बच्चों। तो देखो ध्यान से समझना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D श्रेणी, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में जाता है, और 3D का मतलब 3D में जाएगा। और वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। देखो किससे स्टार्ट होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना बच्चों। तो देखो स्कैंडियम 21 पर, ये 22 पर, 23 पर,
24 पर 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो देखो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन तक आ जाते हैं, बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन, तो डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3d1 4s2। अब डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलो, तो 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d4 4s2। तो बच्चों ये ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन यहां पर 3d का अर्धपूरित विन्यास बनाने के लिए s का इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, d में आ जाता है। क्यों बच्चों, क्योंकि d उपकोष में 5 कक्षक, 5 कक्षक में अधिकतम हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और 10 के आधे कितने होते हैं, 5। और अर्धपूरित विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। तो स्थायी विन्यास बनाने के लिए s से एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, d में आ जाएगा। तो 3d5 यानी कि एक अर्धपूरित स्थायी विन्यास बन गया, और s में एक इलेक्ट्रॉन बचा। आगे बच्चों बात समझ में। और इसका दूसरा कारण ये भी लिख सकते हो बच्चों कि 4s और 3d में जो ऊर्जा अंतराल होता है ना, ऊर्जा अंतराल वो बहुत कम होता है, इसलिए s से इलेक्ट्रॉन d में आ सकता है। आगे ना बच्चों बात समझ में। तो इसके दो कारण मैंने आपको बता दिए, एक तो कि अर्धपूरित विन्यास बनाने के लिए, स्थायी विन्यास बनाने के लिए s का इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है बच्चों, d में आ जाता है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 नहीं होकर के क्या होगा, 3d5 4s1। और अब वैसे चलो देखो 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 होना चाहिए ना। लेकिन पूर्ण पूरित विन्यास स्थायी विन्यास होता है, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पूरे भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो बच्चों कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भिन्नता पाई जाती है, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतने आपको आने चाहिए, तब जाकर के आप वीबीटी कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों। तो देखो अब हम उपसह संयोजन संख्या 4 में वीबीटी करते हैं, ध्यान से समझते रहना। उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या 4 में, उपसह संयोजन संख्या 4 में वीबीटी करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल आता है, ध्यान से समझते रहना। फर्स्ट एग्जांपल आता है NiCN4 और इस पर 2 माइनस है, तो बच्चों इसका नाम लिख सकते हैं हम। तो नामकरण आपने सीख लिया है। तो साइनो कितने हैं, 4 है ना, तो टेट्रासाइनो। अब निकल लिखिए क्या निकलेट लिखे, तो बच्चों समन्वय जो आपका समन्वय मंडल है वो माइनस का है ना, तो 8 लगाएंगे निकलेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो ऊपर जो आवेश होता है वो सबका जोड़ होता है, सबका योग होता है। निकल का अक्ष 1 CN पर 1 माइनस 4 पर 4, तो अक्ष बराबर कितना आ गया, +2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, सेकंड, और आगे हम आयन लगाएंगे क्योंकि ये एक आयन है। अब बच्चों निकल की निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2 अभी आपने देखा है, और यहां पर निकल किस में है, 2+ में है। इसमें निकल की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितनी है, 2+ है। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, क्योंकि जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन बाहर और जितना माइनस उतने इलेक्ट्रॉन अंदर। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो बाहर वाली कक्षा के तो निकालोगे, यानी कि 4s से निकाल दो, तो कितना बचा 3d8। आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आ गया ना। चलो तो अब निकल एटम के लिए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, कक्षक बनाते हैं। तो निकल परमाणु के लिए, ठीक है, तो देखो 3d है, तो d में कितने कक्षक होते हैं बच्चों, 5 होते हैं ना। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये तो हो गया 3d। 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, निकल परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 भर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद देखो 4s में कितने हैं, 2 है, तो 1 2। उसके बाद देखो अब ये बात याद रखना बच्चों कि जो पहली कक्षा होती है, पहला कोष होता है, उसमें एक ही उपकोष 1s, यानी कि फर्स्ट में केवल s कक्षक होता है। सेकंड कोष में
एस और पी कक्षक, थर्ड में एस पी और डी कक्षक, और फोर्थ में एस पी डी और एफ कक्षक चारों होते हैं। यानी कि फोर्थ कोष है, यानी कि 4p भी होंगे ना। ये अलग बात है कि p में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन p कक्षक तो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना बच्चों। अब देखो निकल परमाणु है, अब निकल आयन करते हैं हम, Ni2+ आयन। ठीक है, तो Ni2+ में 8 इलेक्ट्रॉन डी में है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में इलेक्ट्रॉन है नहीं है, ये तो 4s, ये 3d, और ये बच्चों 4p। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना, जब इसके चुंबकीय गुण देखे गए तो बच्चों यह प्रति चुंबकीय था। अब बच्चों ये बात समझना, ये क्या था? प्रति चुंबकीय। और प्रति चुंबकीय कौन होता है? जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, पदार्थों में चुंबकीय गुण, विद्युतीय गुण और रंग किसके कारण आते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण आते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। जब इसके चुंबकीय गुणों को देखा गया तो यह प्रति चुंबकीय था, यानी कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन यहां पर तो हमें 2 दिखाई दे रहे हैं ना, कहने का मतलब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? यहां आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कहां आपको इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है और कहां नहीं करना है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार आप समझो, यानी कि ये जो आपका संकुल है ना बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका संकुल है वो प्रति चुंबकीय है, यानी कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो देखो, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये और ये इलेक्ट्रॉन, ये और ये और ये वाला यहां पर आ जाएगा, आ गया ना। तो ये 3d, ये 4s और ये 4p, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, लिगेंड कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने देंगे? 4। खाली कक्षक कितने चाहिए? 4। तो एक तो ये रहा खाली कक्षक, तो इसमें Cn लोन पेयर दे देगा। एक ये रहा खाली कक्षक, तो इसमें भी Cn लोन पेयर दे देगा। एक ये रहा खाली कक्षक, तो इसमें भी Cn लोन पेयर दे देगा। और एक ये रहा खाली कक्षक, तो इसमें भी Cn लोन पेयर दे देगा। तो हमें 4 ही चाहिए, 4 मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं संकरण कौन सा हुआ। तो ये 4 कक्षक संकरण में भाग लेते हैं ना। देखो ये वाले, ये किसका है? D का। ये किसका है? S का। ये 2 किसके हैं? P के। तो संकरण कौन सा बनना बच्चों? DsP2 संकरण, जिसकी ज्यामिति कैसी होती है? वर्गीय समतलीय। आया कि नहीं आया बच्चों? बात समझ में? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा बच्चों? प्रति चुंबकीय। क्या होगा बच्चों? प्रति चुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये क्या होगा? रंगहीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसका चक्रण कैसा होगा? निम्न की उच्च। निम्न तो कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन युग्म में हो, दोनों के चक्रण एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन ठीक है, तो ये निम्न चक्रण संकुल ही होगा, उच्च चक्रण संकुल तो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इन सब के चक्रण एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ये क्या होगा बच्चों? निम्न चक्रण संकुल। निम्न चक्रण संकुल। आई कि नहीं आई बच्चों? बात समझ में? अब वो बता देता हूं कि कहां पर आपको युग्मन करना है, वरना यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान रखना, वे लिगेंड जिनमें या तो कार्बन दाता परमाणु हो या फिर नाइट्रोजन दाता परमाणु हो, वो होते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्या होते हैं बच्चों? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये CFT बताती है, VBT नहीं बताती है। VBT की एक कमी भी है कि लिगेंडों के क्षेत्र के बारे में VBT नहीं बताती है। ठीक है, तो हमें बस इतना सा हमें ट्रिक लगानी है और आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है ना, तो वे लिगेंड जिनमें कार्बन दाता परमाणु या फिर नाइट्रोजन दाता परमाणु हो, वे प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं और वे क्या करते हैं? युग्मन। तो बच्चों यहां पर देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आया है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि लिगेंड कौन सा है?
Cn है, और Cn में दाता परमाणु कौन है? कार्बन है। समझ गए कि वे लिगेंड जिनमें कार्बन दाता परमाणु या फिर नाइट्रोजन दाता परमाणु होते हैं ना, वो परबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं और युग्मन करते हैं। अब युग्म बना दोगे, आगे बात समझ में। और बाकी के लिगेंड क्या होते हैं? दुर्बल क्षेत्र होते हैं, वो युग्मन नहीं करते। तो एग्जांपल्स करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलो अब देखो नेक्स्ट अपना एग्जांपल आता है NiCl4 2-। तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरीन 4 है ना, तो टेट्राक्लोरो निकल का निकलेट, तो निकलेट होगा क्योंकि आपका समन्वय मंडल माइनस का है और ऑक्सीजन संख्या वही सेकंड और आयन। तो इसमें निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 4s2, निकल 2+ में है तो क्या होगा? 3d8 होगा। ठीक है बच्चों, तो निकल परमाणु के लिए कक्षक बनाओ अब आप। निकल परमाणु के लिए तो ये तो देखो 3d हो गया। क्या हो गया? 3d। तो 1 2 3 4 5, 3d में निकल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और उसके बाद 4s में कितने हैं बच्चों? 4s में 2 है, 4p में नहीं है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखो निकल आयन, तो Ni2+ आयन, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, s वाले आप बाहर निकाल दो तो ये तो बन गया 3d। देखो 1 2 3 4 5, d में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 5 6 7 8, तो ये 3d और ये क्या हो जाएगा? 4s और ये क्या हो जाएगा? 4p। अब बच्चों इस यौगिक को जब देखा गया ना तो ये अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय था मतलब इसके जब चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया गया तो ये अनुचुंबकीय था। इसका मतलब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहां पर आपको युग्मन नहीं करना है बच्चों। ठीक है। और वैसे भी देख लो इसमें लिगेंड कौन सा है? क्लोराइडो, जिसमें दाता परमाणु क्लोरीन है। और क्लोरीन दाता परमाणु, इसका मतलब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा, क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगेंड तो वही होते हैं जिनमें या तो कार्बन दाता परमाणु या फिर नाइट्रोजन दाता परमाणु। और बच्चों ध्यान रखना, जितने भी मैंने 3-4 आपको द्विधातुक लिगेंड बताए ना, वो भी सारे प्रबल क्षेत्र होते हैं। जैसे EN OX, EN का मतलब इथाइलिन डाइएमीन, ऑक्जेलेट, ग्लाइसिनेट, डाइमेथिल ग्लाइओक्सिन, तो वो सारे प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ध्यान रखना ये बात। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्लोरीन दाता परमाणु तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड नहीं है, मतलब ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो युग्मन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। तो अब देखो इस संकुल के लिए NiCl4 2- के लिए ध्यान से समझना बच्चों, तो ये तो हो गया अपना 3d। तो 3d में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 4s और ये बच्चों कौन है? 4p है। तो लिगेंड कितने हैं? 4। कक्षक कितने चाहिए बच्चों? 4। तो एक तो खाली ये रहा s वाला, तो Cl अपना एक लोन पेयर दे देगा, एक ये रहा, इसमें Cl लोन पेयर दे देगा, एक ये रहा, इसमें Cl लोन पेयर दे देगा और एक ये रहा, इसमें Cl लोन पेयर दे देगा। 4 कक्षक हो गए। संकरण कौन सा अपना? ये इन 4 कक्षकों ने भाग लिया ना, तो ये तो S का कक्षक है और 3 P के कक्षक है, तो संकर्ण sp3। ज्यामिति बताओ कैसी होगी बच्चों? चतुष्क फलकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये रंगीन होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये उच्च चक्रण संकुल बनाएंगे। तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल आया कि नहीं आया समझ में? अब बच्चों थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। तो NiCO4, तो IUPAC कार्बोनिल 4 है ना, तो टेट्रा कार्बोनिल। CO जो लिगेंड है ना उसे हम कार्बोनिल बोलते हैं। वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एज ए लिगेंड नेम इसका कार्बोनिल होता है। अब बच्चों बताओ निकल लिखूं कि निकलेट लिखूं? तो सिंपल सी बात है, आपका समन्वय जो मंडल है वो उदासीन है तो निकल ही आएगा, और ऑक्सीजन संख्या 0 क्योंकि कार्बोनिल पर कोई आवेश नहीं होता है। तो बच्चों यहां पर निकल की ऑक्सीजन संख्या 0 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d8
4s2। तो निकल के लिए तो ये तो हो गया 3d, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 4s में कितने हैं 2, और ये 4p, ठीक है बच्चों। तो यहां पर निकल की ऑक्सीजन संख्या 0 ही है, तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। अब बच्चों जब इसके चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया गया तो यह प्रतिचुंबकीय था बच्चों। क्या था? प्रतिचुंबकीय, यानी कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिचुंबक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, क्योंकि आपको तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि युग्मन होगा। और वैसे भी आप देख सकते हो कि कार्बोनिल जो लिगेंड होता है ना, उसमें दाता परमाणु कार्बन होता है, जो कि एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड बच्चों क्या करता है? युग्मन करता है। क्या करता है? युग्मन। तो कर दो, यानी कि इस संकुल के लिए आपके पास ये रिक्वायर्ड कंडीशन बनेगी कि ये तो D के कक्षक हो गए, देखो 3D, ये 4s और ये 4p। तो D में देखो, अब देखो युग्मन कैसे करोगे? ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर रख दो, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो D के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, ठीक है ना, ठीक है। इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब बच्चों बताओ, आपके पास लिगेंड CO है, कितने हैं टोटल? 4 है, तो एक एक लोन पेयर इन 4 कक्षकों में दे देंगे कि नहीं दे देंगे? बताओ, दे देंगे। तो संकरण में किन किन कक्षकों ने भाग लिया? एक तो S ने और 3 P ने। तो sp3 का मतलब ज्यामिति कैसी होगी बच्चों? चतुष्क फलकीय ज्यामिति होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो ये प्रतिचुंबकीय होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो ये रंगहीन होंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो ये निम्न चक्रण संकुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? निम्न चक्रण संकुल। आई कि नहीं? यही बात समझ में आ गई ना। अब हम उपसह संयोजन संख्या 6 में VBT पढ़ते हैं। तो बच्चों उपसह संयोजन संख्या 6 में ज्यामिति तो आपको पता है कि अष्टफलकीय ही होती है, ठीक है ना। उपसह संयोजन संख्या 6 में, ठीक है। तो फर्स्ट अपना एग्जांपल आता है बच्चों CONH363+। इसका नाम है NH3 को लिगेंड के रूप में एमिन बोलते हैं। तो 6 है ना, तो हेक्सा एमिन। कोबाल्ट लिखूं कि कोबाल्टेट? तो बच्चों प्लस में है तो कोबाल्टी होगा, नामकरण तो आप पढ़ ही चुके हो ना। और थर्ड आयन। और बच्चों आप कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो, 3d7 4s2। यहां पर कोबाल्ट 3+ में है। किसमें है? 3+ में है, क्योंकि ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हो। अमोनिया पर कोई आवेश होता नहीं है, तो वो 3+ केवल कोबाल्ट का है। तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो 2 तो S से निकाल दो और 1 D से निकाल दो, तो 3d6, ठीक है बच्चों। तो अब हम कोबाल्ट परमाणु के लिए ध्यान देना, कोबाल्ट परमाणु के लिए D कक्षक बनाते हैं बच्चों। तो ये तो 3d, ये 4s और ये 4p, ठीक है। तो D में कितने हैं? कोबाल्ट परमाणु की बात करें 7 ना, तो 1 2 3 4 5 6 7। S में कितने हैं? 2 है। अब बच्चों कोबाल्ट आयन के लिए CO3+ आयन, ध्यान से समझते रहना बच्चों। तो D में तो 5, S में 1 और P उपकोष में कितने कक्षक? 3 कक्षक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो 3+ का मतलब 3d6, यानी D में 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 S में है नहीं। अब बच्चों जब इसके चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया गया तो यह प्रतिचुंबकीय निकला। प्रतिचुंबकीय का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों? अनुपस्थित होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? युग्मन। वैसे भी देख सकते हो बच्चों कि NH3 में दाता परमाणु नाइट्रोजन है, यानी कि यह प्रबल
क्षेत्र लिगेंड होगा जो क्या करेगा बच्चों, युग्मन करेगा। तो इस संकुल के लिए ध्यान देना, अब NH3 6 3+, तो इस संकुल के लिए युग्मन कैसे होगा ध्यान देना। तो ये D के कक्षक हो गए ना, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो इनके 2 जोड़े बन जाएंगे ना, तो ये लो बन गए। यानी कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर आ गया और ये वाला यहां पर आ गया, तो युग्म बन गए। तो ये तो 3D, ये 4s और ये क्या है बच्चों 4p। ध्यान से समझना। अब लिगेंड कितने हैं 6, खाली कक्षक कितने चाहिए 6 चाहिए। तो 2 तो ये ले लो ना कि NH3 अपना एक लोन पेयर इसको देगा, 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 टोटल 6 करने, एक लोन पेयर इसको देगा, एक लोन पेयर इसको देगा। ठीक है, तो लोन पेयर दे दिए ना बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में। यानी कि संकरण में इन कक्षकों ने भाग लिया। तो किन किन ने भाग लिया, 2 तो D ने, 1 S ने और 3 P ने। संकरण कौन सा बना, D2sp3। यानी कि ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय। कैसी ज्यामिति होगी, अष्टफलकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब रंगहीन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब निम्न चक्रण संकुल। तो हमने बात की थी ना कि N-1D वाले अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो सामान्यतः निम्न चक्रण संकुल बनता है, लेकिन कई बार उच्च चक्रण भी बन जाता है, जैसे कि आगे वाले। और सबसे डेंजर एग्जाम्पल भी बनेगा, इसके आगे वाला जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो सबसे डेंजर एग्जाम्पल होगा बच्चों। ठीक है ना, तो चले आगे। ये एग्जाम्पल समझ गए। अब देखो समन्वय संख्या 6 में दूसरा अपना एग्जाम्पल है हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। क्या है, हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। ध्यान से समझना, ठीक है ना, COF6। अब देखो जो हम डेंजर की बात कर रहे थे ना, वो इसके बाद बताऊंगा। जो डेंजर एग्जांपल था ना उसमें थोड़ा सा अलग होगा, तो वो इसके बाद करेंगे। पहले ये कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट या कोबाल्टेट बच्चों। तो समन्वय मंडल जो माइनस का है इसका मतलब कोबाल्टेट होगा, ना कि कोबाल्ट। कोबाल्ट थर्ड आयन बच्चों। ऑक्सीजन संख्या कोबाल्ट की यहाँ पर +3 होगी। कैसे होगी कि ऊपर कितना चार्ज है, -3। कोबाल्ट हमें निकालना है अक्ष, एक फ्लोरीन पर 1 माइनस तो 6 पर 6, तो अक्ष बराबर +3 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। और कोबाल्ट का आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 7 4s2। और कोबाल्ट यहाँ पर 3+ में है तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 2 तो ऐसे निकाल दो और 1 T से, तो 3d6। तो बच्चों कोबाल्ट परमाणु के लिए देखो कक्षक बनाते हैं, कोबाल्ट परमाणु। ठीक है ना। तो देखो D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। S में 1 होते हैं। ठीक है। P में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और D में 4D भी काम में आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना। तो D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। S में कितने, 2 है, तो 1 और 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोबाल्ट 3+ है, आयन है, तो इसके लिए देखते हैं। तो D उपकोष में 5 कक्षक, S में 1, P में 3 और D में 5। ठीक है ना बच्चों। तो 3+ का मतलब 3d6 यानी कि D में 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना बच्चों। अब इसके चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया गया तो यह पता लगा कि यह अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय का मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यानी कि इसमें युग्मन नहीं होगा। अगर आप वैसे देखो तो इसमें लिगेंड कौन है, फ्लोराइड। फ्लोराइड है, इसका मतलब देखो प्रबल क्षेत्र लिगेंड तो वही होता है जिसमें कार्बन दाता परमाणु या फिर नाइट्रोजन दाता परमाणु हो, लेकिन इसमें तो फ्लोरीन है। इसका मतलब यह क्या होगा, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा, यानी कि यह युग्मन नहीं करेगा। समझ गए। तो बच्चों युग्मन होगा नहीं तो देख लो अब। ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे आप।
तो बच्चों ध्यान से समझना, तो इस संकुल के लिए COF6 3 माइनस के लिए ये तो देखो हो गए 3D। डी में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये S, ये P, और ये बच्चों क्या है? डी। लिगेंड कितने हैं? टोटल 6। तो खाली कक्षक कितने चाहिए? 6। तो एक तो ये रहा, तो एक लोन पेयर तो यहां पर, 3 ये रहे तो 3 लोन पेयर यहां पर, ठीक है ना। तो 4 हो गए, 2 और चाहिए तो 2 ये वाले ले लो ना। तो इस बार ND कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं ना, तो ये लो, ठीक है ना बच्चों। आगे बात, तो संकरण में इन कक्षकों ने भाग लिया है, तो कौन कौन से ने भाग लिया है? एक तो S ने लिया है, उसके बाद 3 P ने लिया है और 2 D ने लिया है। तो संकरण कौन सा बना? sp3d2 संकरण, ठीक है ना बच्चों। आगे बात समझ में, तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? तो चाहे वो d2sp3 हो या फिर sp3d2 हो, ज्यामिति फलकी होनी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है रंगीन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उच्च चक्रण संकुल। कैसा संकुल होगा बच्चों? उच्च चक्रण संकुल। अब देखो बच्चों, एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझना, तो वो एग्जाम्पल है हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन, यानी कि CrNH3 इसका नाम क्या है? हेक्साएमीन। क्रोमियम लिखूं कि क्रोमेट लिखूं? तो प्लस में है ना, यानी कि क्रोमियम ही आएगा, क्रोमियम थर्ड आयन। बच्चों क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो होता है बच्चों 3d5 4s1। यहां पर क्रोमियम 3+ में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो एक तो S से निकाल दो और 2 D से निकाल दो, तो क्या बचा? 3d3। तो बच्चों क्रोमियम परमाणु के लिए हम बनाते हैं, तो ये तो देख लो 3D हो गई, ठीक है। डी में कितने कक्षक? 5, तो 3D, ये 4s और ये क्या बच्चों? 4p। तो डी में क्रोमियम परमाणु की बात करें तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। यहां पर क्रोमियम 3+ है, यानी कि अगर हम क्रोमियम आयन की बात करें तो देखो, तो ये तो डी के 5 कक्षक हो गए, 3D के 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो 1 2 3 और 4s, और ये क्या हो गया? 4p, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान देना, जब इस संकुल के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया गया तो यह अनुचुंबकीय निकला। क्या निकला बच्चों? अनुचुंबकीय, यानी कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यानी कि इसके मतलब इसमें युग्मन नहीं होगा। अब बच्चों बात करते हैं लिगेंड कौन सा है? NH3 है, जिसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु है, यानी कि यह एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। युग्मन होना चाहिए लेकिन युग्मन नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? अब बच्चों मान लो, ध्यान देना, अब भाई प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, युग्मन होना चाहिए लेकिन युग्मन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसका कारण क्या है? तो CrNH3 और 3+। अगर आप युग्मन करते हो, ध्यान से समझना बच्चों, अगर आप युग्मन करते हो तो आपने ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ले आया, तो ये इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो पूरा युग्मन हुआ क्या? युग्मन आपको तभी करना है जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए। यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हुए क्या? नहीं हुए ना। और दूसरी बात यह है कि यहां पर खाली कक्षक D के 3 बच गए और D3sp2 ऐसा कोई संकरण ही नहीं होता है। आगे बात समझ में, तो बच्चों आप क्या समझे? अगर लिगेंड चाहे प्रबल क्षेत्र हो लेकिन युग्मन जब पूरा होगा ना तभी होगा, यानी कि युग्मन तभी होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए, अदरवाइज युग्मन नहीं होगा। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड के होते हुए भी यहां पर युग्मन नहीं होगा बच्चों।
परबल क्षेत्र लिगेंड के होते हुए भी युग्मन नहीं होगा। अब बताओ लिगेंड कितने, 6 है, तो 6 कक्षक चाहिए। तो देखो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा और ये छठा। तो इन 6 कक्षकों में लिगेंड अपना क्या देगा बच्चों, लोन पेयर देगा। क्या देगा, यानी कि ये 6 कक्षक जो है वो संकरण में भाग लेते हैं। तो संकरण कौन सा, देखो ये किसके कक्षक है, डी के, तो D2, ये किसका है S, और ये आगे वाले 3 किसके, P के, D2sp3 संकरण ज्यामिति अष्टफलकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है रंगीन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उच्च चक्रण संकुल होगा। तो बच्चों VBT आई क्या समझ में है। अब देखो VBT के कुछ एक दोष है। तो फर्स्ट दोष ये है कि यह अवधारणाओं पर आधारित है। हमने शुरुआत में पॉइंट्स पढ़े थे ना, तो वो पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। यह अवधारणाओं पर आधारित है। दूसरी बात, VBT ये तो बता देती है कि यह अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, लेकिन परिमाण नहीं बताती है। चुंबकीय डाटा का परिमाण नहीं बताती है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण ये होगा, यानी कि चुंबकीय गुणों का परिमाण VBT नहीं बताती है। ये तो बता देती है कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, लेकिन परिमाण नहीं बताती है। यह VBT संकुल के ऊष्मागतिकीय व बलगतिकीय स्थायित्व के बारे में नहीं बताती है। आगे ना बच्चों बात समझ में, यह ऊष्मागतिकी के बारे में चर्चा हुई है क्या, VBT में नहीं हुई, और बलगतिकी के बारे में भी चर्चा नहीं हुई है, यानी कि यह संकुल के ऊष्मागतिकीय और बलगतिकीय स्थायित्व के बारे में बच्चों नहीं बताती है। और सबसे बड़ी बात, VBT लिगेंड के क्षेत्र के बारे में नहीं बताती है कि कौन सा लिगेंड परबल क्षेत्र होगा और कौन सा लिगेंड दुर्बल क्षेत्र होगा। बच्चों इसका पता हमें CFT में लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में CFT पढ़ेंगे। तो यदि आज का लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।